पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उनके एक साथी को बिना वजह गिरफ्तार करने का आरोप लगाया और इसी के विरोध में खड़दहा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए थे, जिन्हें पुलिस ने थाने के गेट से बाहर खदेड़ दिया। हाथ में डंडे लिए पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों को दूर तक दौड़ाते हुए नजर आए। अचानक हुए लाठीचार्ज की वजह से वहां सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार के बीच पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को पीटते दिखे। इतना ही नहीं, कई प्रदर्शनकारियों को तो पुलिस पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। এখানে পুলিশ অফিসাররা যারা মহিলাদেরকে মারধর করেছে। पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से कई कार्यकर्ताओं को चोटें आईं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई का बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी विरोध किया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में टीएमसी और बीजेपी के बीच एक बार फिर खूनी झड़प हो गई। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा की शुरुआत टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की और जुलूस के दौरान पथराव कर दिया। और यह हंगामा तब हुआ जब बीजेपी का जुलूस टीएमसी के एक दफ्तर के सामने से गुजरा। अचानक हुए पथराव का जवाब जुलूस में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर बरसा कर दिया। दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर चल रहे थे। हिंसा शुरू होते ही झंडे डंडों में बदल गए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोई हमला करने के लिए तो कोई खुद को बचाने के लिए दौड़ता दिखने लगा। पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन केवल तमाशबीन बने रहे। इस हिंसा के बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हो गए। पत्थर लगने की वजह से एक नेता के सिर पर गंभीर चोट लग गई, जिसे कुछ लोग बचाकर ले जाते हुए दिखे। कुछ देर पहले तक बीजेपी का यह जुलूस शांति से निकाला जा रहा था, लेकिन अचानक हुए इस हंगामे के बाद से इलाके में तनाव के हालात बन गए। पूर्वी मेदिनीपुर को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों को बीजेपी के जुलूस में देखकर टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता भड़क गए, जिसकी वजह से अचानक हिंसा शुरू हो गई। बिहार के गोपालगंज में 2 पुलिस वालों पर एक लड़के को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा। इन पुलिस वालों ने उस लड़के के पास से नशीला पदार्थ मिलने का दावा किया और उसे पकड़कर थाने ले गए। लेकिन इससे पहले दोनों पुलिस वालों ने उस लड़के की जमकर पिटाई की। एक पुलिस वाले ने तो अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और उसकी बट से लड़के के सिर पर हमला किया। इस हमले के बाद वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया, मगर दोनों पुलिस वाले उस पर लात और डंडे बरसाते रहे। इस बीच पिट रहे लड़के की बहन ने भी कई बार पुलिस वालों से उसके भाई को छोड़ने की गुहार लगाई। उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो प्रॉपर कार्रवाई है, कार्रवाई होगी। मारपीट के बाद पुलिस वाले घायल लड़के को नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में खदेड़ते हुए थाने लेकर चले गए। मुंबई में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप का पता चलने के बाद ये कदम उठाया और 5 जनवरी तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलग अलग इलाकों में तैनात हो गई और रात में घर से बेवजह निकले लोगों को रोक रोक कर उनकी चेकिंग की। शहर की व्यस्त सड़कों में शुमार गोपाल राव देशमुख मार्ग पर भी कई पुलिस वाले तैनात दिखे, जिन्होंने वहां से गुजर रहे लोगों को रोका और जांच के बाद ही उन्हें वहां से आगे जाने दिया। और जो बिना वजह घूमता मिला, उनको नाइट कर्फ्यू की अहमियत समझाई गई। चेकिंग इसलिए की जा रही है कि कौन रात में बेवजह घूमने के लिए निकला है और कौन काम से निकला है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें मरीन ड्राइव से भी सामने आई, जहां कुछ पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते दिखाई दिए और सीटी बजाकर लोगों को वहां से जाने के लिए इशारों में कहते दिखे। मुंबई की भीड़-भाड़ वाली जगहों में शामिल मरीन ड्राइव पर सन्नाटा पसरा दिखा और जो लोग वहां दिखे भी, उन्हें उन पुलिस वालों ने वहां से घर भेज दिया। किसी सोते को उठाया तो वहां टहलने के लिए पहुंचे लोगों को भी घर जाने के लिए समझाया। सन्नाटा पसरा हुआ है और जो लोग बैठे हैं उन्हें पुलिस के जो लोग हैं, जो मुंबई पुलिस के लोग हैं, उन्हें घर जाने के लिए कह रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के तहत रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही घर से बाहर निकलने की इजाजत है। हालांकि एक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा जमा नहीं हो सकते। झारखंड के खूंटी में एक जंगली हाथी रिहायशी इलाके में बने एक कुएं में गिर गया। हाथी के कुएं में गिरने की खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हाथी को बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन को लाना पड़ा। लेकिन इससे पहले हाथी को देखने के लिए लोगों की भीड़ कुएं को घेर चुकी थी। सबसे पहले लोगों ने रस्सियों से बंधे एक लकड़ी के टुकड़े को कुएं में फेंका, जिसे अपनी सूंड से पकड़कर हाथी काफी देर तक पानी में छटपटाता रहा, मगर इससे बात नहीं बनी। इसके बाद खुदाई करने वाली मशीन से कुएं के बगल में गड्ढा खोदा गया और हाथी को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाया गया।
दिल्ली एनसीआर की हवा में एक बार फिर प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कुछ दिनों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI का स्तर 300 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन इस बार पूरी दिल्ली का औसत स्तर 400 के पार पहुंच गया। यानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की हवा बहुत जहरीली हो गई। इस बार हालात इतने खराब हो गए कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम रही और कई गाड़ियों को अपनी लाइट जलाकर चलना पड़ा। चारों ओर छाई धुंध के बीच सिर्फ कुछ लोग ही सुबह की सैर करते नजर आए। आज तो एकदम से फॉग कुछ ज्यादा ही हो गया, विजिबिलिटी एक तरह से ना के बराबर है। दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाले जिस गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ किसान संगठन पिछले कई दिनों से डटे हैं, वहां गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से प्रदूषण को कम करने की कोशिश की गई। गाजियाबाद नगर निगम के कई ट्रक आज सुबह से इस तरह से प्रदूषण को कम कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं उनको परेशानी ना आए। गाजीपुर बॉर्डर की तरह पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों के आंदोलन के केंद्र सिंघू बॉर्डर पर भी ऐसे ही हालात नजर आए। वहां भी सुबह के वक्त धुंध की वजह से अंधेरा जैसा छाया रहा। ब्रिटेन में 3 दिन से सड़क पर फंसे सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों का सब्र जवाब दे गया। ब्रिटेन से बाहर जाने देने की मांग पर उन्होंने एक अहम बंदरगाह पर हंगामा कर दिया। असल में 2 दिन के बैन के बाद फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ लगने वाला अपना बॉर्डर खोल दिया, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर हालात नहीं बदले, जिसके बाद डोवर बंदरगाह पर कुछ ट्रक ड्राइवरों की पुलिस अधिकारियों से हाथापाई ही हो गई। गुस्से में सैकड़ों ड्राइवर आधे घंटे से भी ज्यादा देर तक ट्रक का हॉर्न भी बजाते रहे। हाईवे पर भी तस्वीरें हूबहू एक दिन पहले की ही तरह नजर आईं। ट्रकों की वैसी ही कई किलोमीटर लंबी कतार जो टस से मस होती तक नहीं दिखी। 3 दिन से ट्रक ड्राइवर सड़क पर हैं। उनका न सोने का ठिकाना है और न खाने का। ऊपर से क्रिसमस पर घर जाने की तड़प ने उन्हें बेचैन कर दिया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के बाद 3 दिन पहले फ्रांस ने 48 घंटों के लिए उससे लगने वाला अपना बॉर्डर बंद कर दिया था, जिस वजह से ब्रिटेन से बाहर जा रहे 1500 से भी ज्यादा ट्रक वहां फंस गए। अब फ्रांस ने बॉर्डर तो खोला, लेकिन इस शर्त के साथ कि वहां से गुजरने वाले लोगों की पिछले 72 घंटों में हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव हो। लेकिन आरोप है कि बंदरगाह पर कोरोना टेस्ट हो ही नहीं रहा। सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही नहीं, ब्रिटेन से यूरोप के दूसरे देशों में अपने घर जा रहे लोगों का भी हाल बुरा है। खबर है कि भारत में रह रहे इजरायल के नागरिकों को आतंकी निशाना बनाने की फिराक में। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि नए साल या क्रिसमस के मौके पर आतंकी इस हमले को अंजाम दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हमले का प्लान आतंकी संगठन ISIS और अल-कायदा ने तैयार किया, जो कुछ रोज पहले मारे गए ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की मौत का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक पर हुए हमले का आरोप सीधे इजरायल पर लगा था। इसी वजह से भारत समेत दुनिया भर में इजरायल के लोगों पर आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है। आंदोलन के बीच पीएम शुक्रवार को 9 करोड़ किसानों के खाते में रुपए ट्रांसफर करेंगे। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी देश के किसानों को बड़ी सौगात देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री बटन दबाकर देश भर के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। पीएम के बटन दबाते ही अगले 2 घंटों में किसानों के खातों में ये पैसे पहुंच जाएंगे। किसानों को 2,000 रुपए की ये किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन उस दिन अवश्य सुने। अहमदाबाद में लंदन से लौटे कई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि यात्रा से पहले सभी लोगों का लंदन में कोरोना टेस्ट किया गया था और टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें विमान में बैठने की इजाजत दी गई थी, लेकिन भारत आने पर वो पॉजिटिव पाए गए। ब्रिटेन में कोरोना का नया रूप सामने आने के बाद अहमदाबाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई। ऐसे में अब वो पिछले 1 महीने में लंदन से आए करीब 1400 यात्रियों की जानकारी जुटा रहा है, ताकि उनके टेस्ट करवाए जा सकें। जो पॉजिटिव आए थे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। मुंबई में रेलवे की तरफ से महिला सुरक्षा पर स्मार्ट सहेली नाम की एक मुहिम की शुरुआत की गई। इस मुहिम के तहत हर कोच में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। साथ ही रोज सफर करने वाली कुछ महिला यात्रियों को भी आरपीएफ अपने साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेगा। 3 टाइप का सहेली बनाया, फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दारोगा और सिपाही पर वर्दी में शराब पार्टी करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। तत्काल प्रभाव से दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। LAC पर चीन से जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे एक दिन के दौरे पर लेह पहुंचे। अपने इस दौरे में उन्होंने वहां कुछ जवानों से मुलाकात की। साथ ही LAC के मौजूदा हालात पर उन्होंने अधिकारियों से जानकारी भी ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में बनाए गए कुछ रैन बसेरों का दौरा किया।
सत्येंद्र जैन ने सर्दियों में जरूरतमंदों के लिए इन रैन बसेरों में किए गए इंतजामों की जानकारी ली, ताकि कड़कड़ाती ठंड में सभी को रात काटने के लिए छत मिल सके। कश्मीरी गेट में बनाए गए ऐसे ही एक रैन बसेरे में मंत्री सत्येंद्र जैन पहुंचे, जहां जरूरतमंदों के लिए बिस्तरों का इंतजाम दिखा, साथ ही लोग कंबल और रजाई ओढ़े दिखे। इतना ही नहीं, वहां कोरोना नियमों का भी पूरा पालन होता दिखा और सभी मास्क लगाए नजर आए। इसके अलावा वहां आने वाले लोगों के लिए एक टेबल पर सैनिटाइजर और कई मास्क भी रखे दिखाई दिए। बस अड्डे से लेकर सारा कालेखान तक का एरिया है। यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रैन बसेरे की सर्दियों में जरूरत होती है। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ इन रैन बसेरों में कुछ और टेंट लगवाने का दावा किया गया, जहां जरूरतमंदों को 2 वक्त का खाना भी खिलाया जाता है। कृषि सुधारों के विरोध में लखनऊ और नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के विधायकों और सांसदों के घरों का घेराव करने की रणनीति बनाई, जिसके तहत लखनऊ में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में भी कई कार्यकर्ताओं ने ताली और थालियां बजाकर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को बाहर जाकर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी, इसलिए उन्होंने अपने सरकारी आवास के पास ही विरोध शुरू कर दिया। केंद्र सरकार और यूपी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कांग्रेस का ताली और थाली बजाओ प्रदर्शन बहुत देर तक चलता रहा। जगा रहे हैं विधायकों को, सांसदों को, जागो, किसानों के साथ खड़े हो। इसी तरह का प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने नोएडा में बीजेपी सांसद महेश शर्मा के घर की तरफ कूच किया। ताली और थालियां बजाने के साथ नारेबाजी करते हुए कुछ लोग उनके घर की ओर बढ़े। धीरे धीरे धीरे। सांसद के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस के जवान मौजूद थे और कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सांसद के घर तक पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया। एमपी के बुरहानपुर में पुलिस ने अतिक्रमण करने वालों के हमले से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की। बताया गया कि जंगल के एक इलाके में अवैध कब्जा किए हथियारबंद लोगों को जब भी पुलिस वहां से हटाने जाती है, वो पहाड़ों की आड़ में उन पर हमला कर देते हैं, जिनका सफाया करने के लिए वन विभाग के कुछ कर्मचारियों और पुलिस बल ने जंगल के उस इलाके में मौजूद एक पहाड़ को चुना और अतिक्रमण करने वालों को वहां से हटाने की तैयारी की। इसके लिए कुछ पुलिस वाले पहाड़ के ऊपर पहुंच गए, जो अतिक्रमण करने वालों की भूमिका निभाते दिखाई दिए। उन्होंने नीचे मौजूद पुलिस वालों पर हमला किया, जबकि कुछ पुलिस वाले ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए उन पर फायरिंग करते दिखाई दिए। अलग अलग ग्रुप में पुलिस वाले पहाड़ की तरफ आगे बढ़े। इससे पहले कुछ पुलिस अफसर उन्हें यह समझाते दिखे कि इस मॉक ड्रिल को कैसे पूरा करना है। मॉक ड्रिल के समय इन पुलिस वालों ने उन सभी हालात से निपटने के तरीके सीखे जो असल में किसी हमले के समय बन जाते हैं। पहले से ही जंग के मुहाने पर खड़े चीन और अमेरिका समंदर में एक बार फिर आमने सामने आ गए। इसकी शुरुआत तब हुई जब अमेरिका का एक जंगी जहाज साउथ चाइना सी में फिलीपींस के करीब से गुजर रहा था। लेकिन तभी चीन ने अमेरिका के इस जंगी जहाज को रोकने के लिए अपना युद्धपोत भेज दिया। समंदर में दोनों जंगी जहाज अचानक आमने सामने आ गए। यही नहीं, चीन के कई लड़ाकू विमान भी आसपास मंडराने लगे। चीन ने अमेरिकी जंगी जहाज के दक्षिणी चीन सागर छोड़कर नहीं जाने पर हमले की खुली धमकी दे डाली। देखते ही देखते वहां जंग जैसे हालात पैदा हो गए। चीन के तेवर देख अमेरिकी जंगी जहाज उस इलाके से पीछे हट गया। सीमाएं बढ़ाने में जुटा चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर को अपनी जागीर मानता है। इन अवैध दावों की वजह से उसका वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे पड़ोसी देशों से विवाद भी है। लाख समझाने के बाद भी चीन इस इलाके में अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। लेकिन इस बार अमेरिका से उलझकर तो उसने हद ही पार कर दी। वैसे भी चीन को घेरने के लिए अमेरिका का 7वां बेड़ा हमेशा इस इलाके के आसपास ही तैनात रहता है। जिस जंगी जहाज को घेरा गया वो भी इसी बेड़े का ही हिस्सा है। ऐसे में अगर चीन जरा भी गुस्ताखी करता तो दक्षिणी चीन सागर में उसकी नेवी का कब्रिस्तान बनते देर नहीं लगती। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर पहुंचे। इस बीच वो अचानक एक मिठाई की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने न केवल खुद ही जलेबी बनाई बल्कि उसे बनाकर लोगों को खिलाया भी। इसके बाद उन्होंने उस दुकानदार को पैसे भी दिए। तेज प्रताप को जलेबी बनाता देख उस दुकान के आसपास लोगों की भारी भीड़ जुटी। दिल्ली के पास नोएडा से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक फर्नीचर मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह हादसा नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां एक फ्लाईओवर के पास बना फर्नीचर मार्केट आग की भीषण लपटों में घिरा नजर आया।
आग इतनी भयानक थी कि उसे देखकर कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो वो फ्लाईओवर को भी अपनी चपेट में ले लेगी। वहां से उठ रहे धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलने लगा। आनन फानन में दमकल वहां पहुंची और आग बुझाने की कवायद शुरू हुई। इस बीच वहां ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया। लपटों को शांत करने के लिए दमकल कर्मी पानी की बौछार करने लगे। इसके बाद लपटें तो शांत हो गईं, लेकिन वहां धुआं ही धुआं भर गया। इस हादसे में पूरा फर्नीचर मार्केट तबाह हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी आज बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुबह 11 बजे संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी समारोह के समय मौजूद रहेंगे। कोरोना संकट के बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में हर साल होने वाले जल्लीकट्टू के खेल के आयोजन को इस बार भी कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि जल्लीकट्टू के बेहद खतरनाक खेल में इस साल केवल 300 लोगों को ही हिस्सा लेने की इजाजत मिलेगी। इसके लिए उन्हें कोरोना जांच करानी होगी। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी वो ही खेल में हिस्सा ले पाएंगे। यही नहीं, इस खेल को केवल खुले मैदान में ही आयोजित किया जाएगा, जहां उस जगह की क्षमता से आधे लोग ही वहां रहकर खेल देख सकेंगे। इसके अलावा उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उन्हें मास्क पहने रखने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का ध्यान रखना भी जरूरी होगा। जल्लीकट्टू के खेल में हिस्सा लेने वाले लोग बैल को काबू करने की कोशिश करते हैं। कुछ हस्तियों ने युजवेंद्र चहल को शादी की बधाई दी। सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियों ने युजवेंद्र चहल को शादी की बधाई दी। एक दिन पहले युजवेंद्र ने सोशल मीडिया पर धनश्री वर्मा के साथ शादी की जानकारी दी थी। कृषि कानूनों पर मचे घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को कई सौगात दी। किसान दिवस के मौके पर हुए इस कार्यक्रम में सरकार की तरफ से कुछ किसानों को ट्रैक्टर भी दिए गए, जिन्हें खुद योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैक्टर्स को यहां से हरी झंडी दिखा के रवाना कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती के मौके पर हुए कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मुनाफा किसान के खाते में जाए, वे लोग भी आज इसका विरोध करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ओडिशा के पुरी का जगन्नाथ मंदिर 9 महीने बाद फिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कोरोना खतरे की वजह से इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। हालांकि मंदिर में आने वाले लोगों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने मुंबई के नगर निगम बीएमसी पर सवाल उठाए और कंगना रनौत के दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले में बीएमसी कमिश्नर को समन्स जारी किए। इसमें बीएमसी के कमिश्नर को 21 जनवरी तक पेश होने को कहा गया है। वेतन में बढ़ोतरी की मांग पर बिहार के सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। उनके इस कदम से राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच समेत सभी सरकारी कॉलेजों में स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो गई। जो स्टाइपेंड बढ़ाने की बात की गई थी, जब तक उस पर सुनवाई नहीं होती है तब तक ये हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। जूनियर डॉक्टरों ने नीतीश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए वेतन बढ़ाए जाने तक काम पर न लौटने की धमकी दी। जब तक वो डिमांड्स को ऑन पेपर इम्प्लीमेंट करते हुए नहीं दिखेंगे, हम लोग स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगे। एनआईए ने भगोड़े खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निज्जर को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी गुरजीत को एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। निज्जर को पुणे खालिस्तान केस में गिरफ्तार किया गया, जो लंबे समय से साइप्रस में छिपा हुआ था। बताया जा रहा है कि गुरजीत साइप्रस में छिपकर सोशल मीडिया पर खालिस्तान के लिए एजेंडा चला रहा था। आटा, दाल, चावल और सब्जी के लिए तरसाने के बाद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने लोगों को गैस तक का मोहताज बना दिया। खाना पकाना हो या गीजर चलाना हो, पाकिस्तान में गैस की ऐसी भयानक किल्लत हुई कि कराची से लेकर पेशावर तक कोहराम मच गया। क्योंकि हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि लोगों के घर में चूल्हा जल ही नहीं रहा। मैडम देखिएगा, गैस आ रही है आपके घर में या फिर नहीं? ये देखिए, फुल खोला हुआ है। ठीक है, ये देखिए। पाइपलाइन से रसोई में आने वाली गैस या तो आती नहीं या फिर उसका प्रेशर इतना कम होता है कि उससे खाना बन ही नहीं पाता। नतीजा, बेचारे लोग खाली पेट ही काम पर निकल जाते हैं। यहाँ तक कि कड़ाके की ठंड में उन्हें सुबह की चाय तक नसीब नहीं हो पा रही। बहुत परेशानी है, चाय भी नहीं बनती। सुबह उठा हूँ तो देखा कि गैस नहीं है, मैंने कोई नाश्ता नहीं किया। लोग कपड़ा, कागज और लकड़ी के जुगाड़ से चूल्हा जलाते भी हैं, लेकिन उससे भी बात नहीं बन पाती। मजबूरन लोगों को बाहर खाना खाना पड़ता है, लेकिन भूख मिटाने के चक्कर में उनका बजट बिगड़ने लगा है। खाना पकाना भी मुश्किल हो गया, बाहर से लाके कितना खाएं। पाइपलाइन में गैस आ नहीं रही तो पाकिस्तानी एलपीजी सिलेंडर खरीद कर ही गुजारा करने की सोचते हैं, लेकिन वो भी ब्लैक में मिल रहे हैं।
बताया गया कि पाकिस्तान में करीब 50 करोड़ क्यूबिक फीट गैस की किल्लत है। इस वजह से कई शहरों में सीएनजी स्टेशन तक बंद कर दिए गए हैं। इजराइल के यरूशलेम में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। कट्टरपंथी यहूदी समूह से ताल्लुक रखने वाले ये लोग एक यहूदी लड़के की गिरफ्तारी का विरोध करने उतरे थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने उन्हें रोका। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे इन प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की गई। हालांकि इसके बावजूद ये लोग वहां डटे रहे। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस इन लोगों को हटाने में कामयाब हो गई। बताया गया कि उस यहूदी लड़के ने सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इजराइल में 18 साल से ऊपर से हर नागरिक को सेना में कुछ साल काम करना जरूरी होता है, लेकिन कुछ धार्मिक समूह को इस नियम से छूट मिली है। शादी के चंद रोज बाद यूपी के शामली के एक लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहित नाम के इस लड़के ने शादी में बंदूक चलाई थी, जिसका हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। और वीडियो वायरल होते ही यूपी पुलिस के कान खड़े हो गए। वीडियो में घोड़ी पर बैठा दूल्हा हाथ में बंदूक लिए साफ दिखा और पीछे गानों का शोर भी सुनाई दिया। घोड़ी पर बैठे दूल्हे के सामने लोग डांस कर रहे थे और दूल्हे ने अचानक बंदूक से गोली चला दी। गोली चलने से कोई हादसा नहीं हुआ, गोली आसमान की तरफ ही चलाई गई थी, लेकिन वीडियो वायरल होने से दूल्हे की मुसीबत बढ़ गई। वीडियो में गोली चलाते हुए दूल्हे के पास उसका एक रिश्तेदार भी खड़ा हुआ दिखा, जिसे गोली चलाने के बाद उसने बंदूक थमा दी, बिल्कुल ऐसे जैसे गोली चलाने की कोई रस्म पूरी करवाई जा रही हो। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद दूल्हे की अगली तस्वीर सीधा हवालात से आई। चेहरे पर मास्क और झुकी हुई नजरों के साथ दूल्हा सलाखों के पीछे खड़ा दिखाई दिया। इटली की राजधानी रोम में एक अस्पताल ने बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का अनोखा तरीका निकाला, जिसके बाद वो सभी वायरस के खतरे को भूलकर जी भर के गले मिले। वहां भर्ती मरीज बाहर के लोगों के साथ आने वाले वायरस से बचे रहे। इसके लिए अस्पताल ने प्लास्टिक के एक ऐसे पर्दे तैयार किए जिसके एक तरफ बीमार बच्चे थे और दूसरी तरफ उनका परिवार। पर्दों के साथ ही उसमें इस तरह से बाहों के आकार की जगह बनाई गई, जिसमें दोनों तरफ खड़े लोग अपने हाथों को डालकर एक दूसरे के गले लग सकते हैं। लेकिन इस बीच उनके बीच प्लास्टिक का पर्दा रहेगा जो मरीजों की वायरस से सुरक्षा करेगा। इसके बाद वहां पहुंचे लोगों ने पर्दे के उस पार मौजूद अपने बच्चों को, अपनों को जी भर के चूमा और गले लगाया। Fedez Raffaele che ce l'ha permesso e non è da poco. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप के नियमों में बड़े बदलाव किए गए। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि सरकार अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति के 4 करोड़ से ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप देगी, जिस पर केंद्र की ओर से 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह पैसा सीधा छात्रों के खातों में भेजा जाएगा, जिसका मकसद अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा का भरपूर फायदा देना है। सरकार के मुताबिक इस योजना से अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति के 1 करोड़ 36 लाख ऐसे छात्रों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा जाएगा जो गरीबी या अन्य कारणों से शिक्षा से दूर थे। मध्य प्रदेश में कृषि सुधार कानूनों के तहत एक व्यापारी पर कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृषि सुधार कानूनों के तहत पहली बार केस दर्ज किया गया और एक व्यापारी पर कार्रवाई की गई। आरोप है कि यह व्यापारी कुछ किसानों से धान खरीदकर उन्हें पैसे नहीं दे रहा था, जिसके बाद उसकी संपत्ति को कुर्क कर किसानों का भुगतान किया गया। हमने उनका घर कुर्क करके कुछ किसानों को पैसे वापस दिला दिए। भूटान में कोरोना खतरे की वजह से फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया। अब अगले 7 दिन तक वहां सभी तरह की बंदिशें जारी रहेंगी। सिर्फ इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट मिलेगी। राजधानी थिम्पू में 2 दिनों में 26 नए कोरोना केस सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। सोनू सूद से हरियाणा की एक बच्ची की सर्जरी के लिए सोशल मीडिया पर मदद मांगी गई, जिस पर सोनू सूद ने तुरंत जवाब दिया और सर्जरी के लिए मदद देने को राजी हो गए। बताया जा रहा है कि इस बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है, जिसका हरियाणा के करनाल में इलाज चल रहा है। एमपी के शिवपुरी से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें खेतों के बीच से एक तेंदुआ भागता दिखा। उसके खेतों में घुसने से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि वहां मौजूद एक आदमी पर हमला करने के बाद खेतों में छिपकर बैठा वो तेंदुआ वहां से भाग निकला। हालांकि वन विभाग को इसकी जानकारी वक्त रहते दे दी गई, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों को भी उसने चकमा दिया। तेंदुए के हमले में जख्मी हुए शख्स को बाद में इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चीन ने एक बार फिर से नेपाल की सियासत में दखल दिया। खबर है कि वहां की संसद भंग होते ही चीन की राजदूत सक्रिय हो गई हैं।
न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चीन की राजदूत ने बीती रात नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की, जिसके बाद खबर आई कि उन्होंने राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने की सलाह दी। यही नहीं, पता चला है कि केपी शर्मा ओली समर्थक माने जाने वाली चीन की राजदूत ने ओली के विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी मुलाकात की, क्योंकि खबर है कि चीन पाला बदलने की फिराक में है। माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में उसका झुकाव प्रचंड की ओर बढ़ा है और अब वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। यही वजह रही कि चीन की राजदूत ने पहले राष्ट्रपति और फिर प्रचंड से मुलाकात की। चीन के बदले रवैये की कई वजहें बताई जा रही हैं, जिनमें एक ये है कि वो चाहता है कि नेपाल की सत्ता में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनी रहे, जबकि एक दिन पहले ओली और प्रचंड की खींचतान के बाद पार्टी टूटकर दो धड़ों में बंट चुकी। चीन के प्रचंड का साथ देने की एक और वजह ओली का भारत के लिए बदला हुआ रुख भी माना जा रहा है, क्योंकि नक्शा विवाद के बाद उनके तेवर थोड़े नरम पड़े हैं, जो चीन के लिए खतरे की घंटी है। यूरोप के देश बोस्निया के उत्तर पश्चिम इलाके में शरणार्थियों के एक शिविर में भीषण आग लग जाने से हड़कंप मचा। यह हादसा बोस्निया के पड़ोसी देश क्रोएशिया की सीमा के पास हुआ, जहां करीब 1200 शरणार्थियों को ठहराया गया था। तभी शिविर का एक बड़ा हिस्सा आग की तेज लपटों में घिर गया। देखते ही देखते वहां धुएं का गुबार फैल गया, जिसकी ऊंचाई आसमान तक दिखने लगी। आग की उन लपटों को देखकर लोग दहशत में आ गए और अपनी जान बचाने के लिए कई लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। बीजेपी ने कृषि सुधार कानूनों पर भ्रम दूर करने की अपनी मुहिम जारी रखी। पार्टी की ओर से कहीं पर किसान सम्मेलन हुआ तो कहीं पर गांवों में चौपाल लगाई गई, जिनमें बीजेपी नेताओं ने कृषि सुधार कानून की खूबियां बताई। साथ ही ये कोशिश भी की गई कि मंडियों और एमएसपी पर किसानों के मन में जो भी भ्रम है उन्हें दूर किया जाए। उत्तर प्रदेश के बागपत में भी ऐसा ही एक सम्मेलन हुआ, जिसमें बागपत के ही नहीं बल्कि मेरठ के भी कई किसान शामिल हुए। इस सम्मेलन में किसानों के सामने बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों को किसी के बहकावे में न आने की सलाह दी और कृषि सुधार कानूनों के किसानों के हित में होने की बात दोहराई। किसानों को असली आजादी 2020 में मिल रही है। वहां पहुंचे किसानों ने भी केंद्र के कृषि सुधार कानून की तारीफ की। यही नहीं, वो आंदोलन में शामिल किसानों के अड़ियल रुख से भी नाराज दिखे। कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि भैया आप आओ, बैठो, बात करो। जब उनकी बातें मान ली तो बढ़ के पूरा रद्द करो। जयपुर में भी किसानों से बात करने के लिए चौपाल लगी, जिसमें गांव के बहुत सारे किसानों ने शिरकत की और बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी की बातें ध्यान से सुनी, ताकि कृषि सुधार से जुड़ी उनकी हर आशंका खत्म हो जाए। मिस्र की राजधानी काहिरा से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया। वैसे तो क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज की धूम रहती है, लोग सेंटा के लिबास में बच्चों को तोहफे बांटते हैं, लेकिन काहिरा में एक आदमी ने कोरोना काल में क्रिसमस मनाने का अंदाज ही बदल दिया। लोगों को जागरूक करने के लिए वो बैटमैन बनकर उनके बीच पहुंचा। उसने बताया कि इस बार क्रिसमस पर सेंटा की नहीं बल्कि बैटमैन जैसे हीरो की जरूरत है, जो लोगों को कोरोना से बचा सके। इसलिए वो अपनी शानदार काली गाड़ी में शहर की सड़कों पर बैटमैन की पोशाक में घूमता नजर आया। बच्चों के साथ उसने बड़ों को तोहफे में मास्क बांटे। क्रिसमस पर सेंटा के बजाय बैटमैन को देखकर लोग भी पहले थोड़ा दंग रह गए, लेकिन महामारी के वक्त में उस शख्स की ये पहल उन्हें भी भा गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बच्ची को गोद में लिए एक आदमी ने खुद को आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि घरेलू झगड़े से परेशान होकर शराब के नशे में उसने ऐसा किया और अपनी बच्ची को लेकर जमीन पर बैठे इस आदमी ने खुद को आग लगा ली। हालांकि इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें उसकी पत्नी उसे इस कदम को उठाने से रोकती सुनाई दी। जब वो व्यक्ति खुद को आग लगा रहा था, उस वक्त उसके पास मौजूद बच्ची जोर जोर से रोती नजर आई। जैसे ही उसने खुद को आग के हवाले किया, वो बच्ची उससे दूर भाग गई, लेकिन बाकी घर वाले घबरा गए। आग की चपेट में आने के बाद वो आदमी इधर उधर भागने लगा। बाद में पानी की टंकी से पानी निकालकर उसने अपने शरीर पर लगी आग को बुझाया। हालांकि इस घटना में उसके शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस ने उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।